In today's lecture, we are going to learn about input tax credit. सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और ये आया कहाँ से। जीएसटी के इंट्रोड्यूस करने से पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टैक्स थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। तो जीएसटी से पहले हमारे पास सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी and service tax was governed by SENVAT. That means centrally VAT, जो हमारा सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को गवर्न करता था। लेकिन अगर हम स्टेट टैक्स की बात करें तो स्टेट टैक्स was governed by VAT. VAT means value added tax. That means अगर आप इंट्रा स्टेट सेल करते थे तो वहां पर आपको क्रेडिट का बेनिफिट होता था थ्रू VAT. लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सेल करते थे तो इंटर स्टेट सेल पे हम सीएसटी पे करते थे, तो सीएसटी का बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता था। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ और जीएसटी पे आपको इंटर स्टेट सेल पे भी क्रेडिट अवेलेबल होता है। चाहे आप इंट्रा स्टेट सेल करो चाहे इंटर स्टेट सेल करो, आपको हर एक सेल पे जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो अब हम समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। सपोज करो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने इनपुट्स खरीदे, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस लिए। रॉ मटेरियल खरीदते टाइम आपने टैक्स दिया ₹150 का, लेबर पे या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जब आपने खरीदा उस पे आपने टैक्स दिया 50 का। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पे आपने बिल दिया, लेट्स से ₹100 का आपने टैक्स दिया, या फिर किसी और आइटम पे आपने ₹100 का टैक्स दिया। सो वी कैन से दैट इन आवर एग्जाम्पल A, B एंड C आर कंसिडर्ड एज इनपुट्स, जो हमारे फाइनल गुड्स या सर्विसेज बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इन तीनों की हेल्प से हमने फाइनल गुड बनाया जिसको हम बोलेंगे आउटपुट। जब हमने आउटपुट कस्टमर को सेल करा तो हमने कस्टमर से टैक्स चार्ज करा 350 का। दैट मीन्स इनपुट चाहे हमने इंट्रास्टेट परचेज करा हो या इंटरस्टेट, मे बी A, B और C, दैट मीन्स हमने तीनों के तीनों इनपुट्स इंटरस्टेट भी परचेज कर सकते हैं, इंट्रास्टेट भी परचेज कर सकते हैं। हम तीनों पे जीएसटी पे करेंगे और जब भी हमने आउटपुट करा है, दैट मीन्स कस्टमर को गुड्स भेजा है, वो भी हम इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट कर सकते हैं और वहां पे हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इस सिचुएशन में जब हमने फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा तो हमको 350 का टैक्स मिला, लेकिन जब हमने इनपुट परचेज करे थे डिफरेंट सप्लायर्स से तो हमने उन्हें 300 का टैक्स दिया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। दैट मीन्स नाउ यू डोंट नीड टू डिपॉजिट 350 रुपीज टू द गवर्नमेंट, यू कैन ओनली डिपॉजिट 50 रुपीज एज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सो वी कैन से दैट input tax credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on inputs. That means कि जितना भी आपने टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करा है, आपको सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से जो भी टैक्स आपने इनपुट्स खरीदते हुए पे करा था, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो आप गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो। सो in this way only our name input tax credit has been framed. That means जो भी आपने इनपुट सामान खरीदा, जो भी गुड्स या सर्विसेज खरीदी, उन पे जो आपने टैक्स दिया वो आपके ई क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा और फिर जब आप गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को सेल करोगे तो आप ई क्रेडिट लेजर का बेनिफिट उठा सकते हो और उसमें से आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। Now let's see the eligibility to avail input tax credit. The first eligibility is that the person must be registered, which means अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है
तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर एक रजिस्टर्ड सप्लायर एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स बेचता है और फिर वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट फर्दर सेल करता है, तभी पर्सन को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट द पर्सन हु वांट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ आईटीसी शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स जो भी आप इनपुट गुड्स या सर्विसेज का यूज कर रहे हो आउटपुट गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए, उन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज को आप बिजनेस के लिए यूज करोगे। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए करा तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, which means those goods and services which are used only for business purposes, on that goods only you can avail the benefit of input tax credit. उन्हीं गुड्स का जो टैक्स है वो आप बैलेंस कर सकते हो इन ई क्रेडिट लेजर जो आपने बिजनेस के लिए यूज करे हैं। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं then you are eligible to avail ITC, else you are not eligible to avail ITC. अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ तक हमें क्लियर है कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होगे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाते तब भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन। पहली कंडीशन कह रहा है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट्स जिन पे आपने टैक्स दिया है रजिस्टर्ड सप्लायर को, जब भी आपने एक रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स खरीदे और उसको टैक्स दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज इनपुट्स खरीदे उस टाइम पे जो आपको इनवॉइस मिली थी सप्लायर के थ्रू वो आपके पोजेशन में होनी चाहिए। अगर आपकी इनवॉइस खो जाएगी तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड वो कह रहा है इनवॉइस विच इज इशूड बाय द रिसिपिएंट रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। कि अगर आप रिसिपिएंट हो और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीद रहे हो तो अंडर रिवर्स चार्ज इनवॉइस शुड बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। Debit note should be issued by the supplier and whatever the debit note is issued by the supplier must be in the possession of the registered person who wants to avail benefit of the ITC. Bill of entry आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो दैट मीन्स कस्टम आपको बिल ऑफ एंट्री देगा, उसका पोजेशन होना चाहिए। रिवाइज नोटिस है, रिवाइज नोटिस आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स which are issued by input service distributor should be available to you. That means अगर input service distributor आपको ITC का बेनिफिट देता है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ITC is being taken should contain the following details. अब हम उन डिटेल्स की बात करेंगे जो उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होनी चाहिए। पहला, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। जो भी आपने टैक्स चार्ज करा है, जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर ने टैक्स चार्ज करा है वो अमाउंट मेंशन होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मेंशन होनी चाहिए। सप्लायर एंड रिसिपिएंट का GSTIN नंबर होना चाहिए। एंड लास्टली प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होनी चाहिए इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं या सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स अगर एक सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो रिसिपिएंट के पास गुड्स या सर्विसेज रिसीव होने चाहिए। अगर रिसिपिएंट को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिले तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है आपकी बिल टू शिप मॉडल। बिल टू शिप मॉडल हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे पढ़ा था। बिल टू शिप मॉडल कहता है कि अगर सप्लायर ने रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड सप्लायर ने एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स भेजे हैं लेकिन
ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड सप्लायर थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर कर देता है, तो हम ये मानेंगे कि वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव हुए। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ए सप्लायर है और बी आपका रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। ए ने बी को गुड्स दिए, लेकिन बी ने ए को कहा कि वो गुड्स उसके ब्रांच ऑफिस सी को दे दे। तो ए यहाँ पे गुड्स सी को दे रहा है, गुड्स सी को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये माना जाएगा कि गुड्स रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को मिले हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स लेविएबल ऑन द सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, विच मीन्स अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ने रजिस्टर्ड सप्लायर को टैक्स जमा करा है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर की ड्यूटी है वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे एंड करेक्ट गवर्नमेंट को। सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी टैक्स है वो करेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड सप्लायर को टैक्स डिपॉजिट करता है, लेकिन रजिस्टर्ड सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा करेगा, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहता है, उसको सेक्शन 39 के अंडर में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट only upon receipt of last lot installment in case of goods received in lots or installment, कि अगर आपको रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को जो आईटीसी अवेल करना चाहता है उसको लॉट्स में गुड्स मिल रहे हैं, तो उसको लास्ट लॉट मिलने के बाद ही आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। जब तक उसको पूरे लॉट्स रिसीव नहीं हो जाते, उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ए रजिस्टर्ड सप्लायर है और बी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है। मिस्टर ए जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो बी को गुड सप्लाई करता है, लेकिन ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को 3 इंस्टॉलमेंट में गुड सप्लाई करेगा। पहली इंस्टॉलमेंट जनवरी में देगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट फरवरी में और थर्ड इंस्टॉलमेंट मार्च में देगा। यहाँ पर मिस्टर बी जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, उसने जनवरी में ही बिल कंप्लीट पेमेंट कर दी। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस टैक्सेस उसने जनवरी में ही दे दिए और मिस्टर ए ने इनवॉइस भी जनवरी में ही इशू कर दी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है? वो कह रही है कि जब तक आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती, रिसिपिएंट आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो इस एग्जाम्पल में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट मार्च तक आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि उसको जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मिली है वो मार्च में मिली है, चाहे उसने पेमेंट जनवरी में करी है और इनवॉइस भी जनवरी में इश्यू हुई है। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स डीम्स टू बी रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन व्हेन द सप्लायर डिलीवर्स द गुड टू द रिसिपिएंट or any other person on direction provided by taxable person to the supplier। यहाँ पे वो bill to ship मॉडल की बात कर रहा है, which means कि अगर एक रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट के कहने पर किसी थर्ड पर्सन को गुड्स दे देता है, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को यहाँ पे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा और ये माना जाएगा कि उसको गुड्स रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आप जॉब वर्कर को गुड्स सप्लाई करते हो तो वो एक्सेप्शन का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट, इफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फेल टू पे वैल्यू प्लस टैक्स विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, देन ITC availed plus interest at the rate of 18% shall be added to his output tax liability. ITC available when amount discharged later। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर रजिस्टर्ड सप्लायर ने एक रिसिपिएंट को गुड्स दिए हैं और उस केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ने पेमेंट नहीं करी सप्लायर को, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की ड्यूटी है, जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, कि वो पेमेंट 180 डेज के अंदर अंदर करे। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता और उसने आईटीसी अवेल कर लिया है, देन
गवर्नमेंट उसको आईटीसी प्लस जितना भी उसने आईटीसी क्लेम करा है उस पे 18% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी और उतना उन रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि जब भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट पेमेंट दे देगा सप्लायर को, उसके बाद वो अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। दैट मीन्स कि जब तक वो आप पेमेंट रजिस्टर्ड रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं करता कंप्लीट पेमेंट, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता और पेमेंट करने के लिए 180 डेज का गवर्नमेंट ने टाइम ड्यूरेशन दिया है। यहाँ पर हमारी कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर सप्लाई रिवर्स चार्ज में होती है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होती, या फिर डीम्ड सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन, then also this condition will not be valid, or any additions are to be made, then also this condition is not valid. Next वो कह रहा है if depreciation claimed on tax component ITC is not allowed. यहाँ पे वो कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है कि अगर आप कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी आपने टैक्स अमाउंट दिया है उस पे आप डेप्रिसिएशन अवेल कर रहे हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आप यहाँ पे आईटीसी अवेल नहीं कर सकते अंडर जीएसटी। अगर आपने कैपिटल गुड्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी के टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन अवेल नहीं करा है, देन यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने मशीन खरीदी 100 रुपीज की, उस पे आपने टैक्स पे करा 10 रुपीज का, विच मीन्स आपने टोटल 110 रुपीज दिए हैं सप्लायर को फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। अगर आप जो 10 रुपीज का टैक्स दिया है उस पर डेप्रिसिएशन अवेल करते हो, विच मीन्स जब भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो आप 100 रुपीज मशीन की कॉस्ट प्लस 10 रुपीज टैक्स पे, दैट मीन्स टोटल 110 पे डेप्रिसिएशन अवेल करते हो, तो आपको 10 रुपीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा आईटीसी के अंडर में जो आपने टैक्स पे करा है। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन सिर्फ 100 रुपीज पे अवेल करते हो जो मशीन की कॉस्ट है, और जो 10 रुपीज आपने टैक्स दिए हैं उस पे आप डेप्रिसिएशन अवेल नहीं करते, देन उस 10 रुपीज पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है टाइम लिमिट की, कि आईटीसी अवेल करने का गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट सेट करा हुआ है। टाइम लिमिट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर सितंबर की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर, विच मीन्स कि आपके पास दो डेट्स हैं, 20 अक्टूबर और द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न हमें गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर दी है ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 18-19 का आप रिटर्न फाइल करते हो, तो 18-19 का फॉलोइंग मंथ ऑफ सितंबर हो जाएगा सितंबर 2019, विच मीन्स आपको 20 अक्टूबर 2019 का टाइम मिलेगा, और जिस भी दिन आप रिटर्न फाइल करते हो मैक्सिमम अप टू 31 दिसंबर 2019। सो वी कैन से अगर आपने अपने रिटर्न लेट्स से 10 अक्टूबर 2019 को फिल करी है, तो हम 10 अक्टूबर 2019 और 20 अक्टूबर 2019 को कंपेयर करेंगे। जो भी पहले आएगी उस दिन तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो, विच मीन्स आप 10 अक्टूबर तक अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी रिटर्न लेट्स से 10 दिसंबर को फिल करी है, तो हम 20 अक्टूबर और 10 दिसंबर को कंपेयर करेंगे। 20 अक्टूबर आपका पहले आता है, तो आप अपना आईटीसी 20 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रपोर्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाइड एंड फॉर बिजनेस पर्पसेस। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप अपने इनपुट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको आप प्रोपोर्शनेटली बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो। अगर कुछ गुड्स को आप ऐसा कर रहे हो कि उसमें बिजनेस यूज प्लस नॉन बिजनेस यूज है, तो जितना भी पोर्शन आपने बिजनेस के लिए यूज करा है
उस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एंड लास्ट में वो कहता है आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लाईज। कुछ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट्स। ब्लॉक क्रेडिट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। फॉर फर्दर रेफरेंस यू कैन रेफर द बुक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। थैंक यू।